दोस्तों, इतिहास 2 तरह के होते हैं। एक वो जो लिखा जाता है और दूसरा जो नेपोलियन ने लिखा। एक 5 फीट 2 इंच का साधारण सा आदमी जिसने पूरे यूरोप की ऐसी की तैसी कर दी थी। कैसे एक आदमी ने यूरोप की पूरी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आइए देखते हैं इस कहानी में। सन 1815 वाटरलू का युद्ध, बारिश से भीगी हुई जमीन, तोपों की गड़गड़ाहट और चारों तरफ चीखें। नेपोलियन बोनापार्ट, वो शख्स जो कभी यूरोप का बेताज बादशाह कहलाता था, अपने घोड़े पर बैठा दूर से दिख रहा है। उसकी आंखों में थकान है, माथे पर पसीना है और दिल में सवाल, क्या यही मेरी किस्मत का अंत है? कुछ साल पहले यही नेपोलियन अपने हाथ में तलवार लेकर हजारों सैनिकों को जीत की ओर ले जाता था। वो आदमी जिसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया था, जो खुद को भाग्य का पुत्र कहता था, अब जिंदगी की सबसे बड़ी हार के सामने खड़ा था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत हार से नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से टापू कॉर्सिका से, जहां एक साधारण परिवार ने जन्मा एक लड़का इतिहास का सबसे बड़ा नाम बन गया। 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन का जन्म हुआ। जगह थी कॉर्सिका द्वीप, जो अभी अभी फ्रांस का हिस्सा बना था। परिवार गरीब नहीं था, लेकिन बहुत अमीर भी नहीं था। पिता थे कार्लो बोनापार्ट, एक वकील, और माँ थी लेटिजिया, बेहद सख्त और अनुशासन प्रिय। कहते हैं लेटिजिया ने अपने बच्चों को लोहे की तरह मजबूत बनाया था। खुद नेपोलियन बाद में कहता था कि मेरी माँ मेरे लिए भाग्य से भी बड़ी थी। उसी ने मुझे वह बनाया जो मैं हूँ। छोटा नेपोलियन शुरू से ही अलग था, गुस्सैल, जिद्दी, लेकिन बेहद तेज दिमाग वाला। उसे अपने कॉर्सियन पहचान पर गर्व था, लेकिन जब उसे फ्रांस भेजा गया पढ़ाई के लिए, वहां उसका मजाक उड़ाया गया। वह ये छोटा सा अजीब लहजे वाला लड़का क्या करेगा? लेकिन नेपोलियन के भीतर एक आग थी। पढ़ाई में उसने गणित और सैन्य रणनीति में महारत हासिल की। तोपों की ताकत, फौजी टैक्टिक्स और युद्ध की बारीकियां, ये सब उसका पसंदीदा विषय बन गया था। 15 साल की उम्र में ही उसने तय कर लिया था कि मैं सैनिक बनूंगा और साबित करूंगा कि मैं किसी से कम नहीं। 1789 में फ्रांस की क्रांति फूट पड़ी। राजा का तख्त हिल गया, जनता सड़कों पर उतर आई। यहीं से नेपोलियन की जिंदगी बदल गई। उस समय वो एक आर्टिलरी ऑफिसर था, यानी तोपखाने का विशेषज्ञ। 1793 में टूलान का युद्ध हुआ, जहां नेपोलियन ने पहली बार अपनी असली प्रतिभा दिखाई। फ्रेंच सेना कमजोर पड़ गई थी, लेकिन नेपोलियन ने तोपों को सही जगह लगाकर दुश्मन के जहाजों को तबाह कर दिया था। नतीजा था फ्रांस की बड़ी जीत, और नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल का दर्जा मिला था। उसकी उम्र तब सिर्फ 24 साल थी। नेपोलियन सिर्फ सैनिक नहीं था, वो राजनीति को भी समझता था। 1796 में उसे इटली भेजा गया, फ्रेंच सेना की कमान संभालने के लिए। सबको लगा ये जवान जनरल क्या कर लेगा, लेकिन नेपोलियन ने इटली की जंग में ऐसे ऐसे चमत्कार किए कि दुश्मन दंग रह गए। वो अपने सैनिकों से कहता था, सैनिकों, तुम भूखे हो, नंगे हो, लेकिन आज मैं तुम्हें जीत दूंगा और कल तुम यूरोप के मालिक बनोगे। उसके शब्दों में इतना जादू था कि थके हारे सैनिक भी जान की बाजी लगा देते थे। इटली अभियान के बाद उसका नाम पूरे फ्रांस में गूंजने लगा। फिर आया मिस्र अभियान 1798। नेपोलियन ने सोचा, अगर मैं मिस्र जीत लूं तो ब्रिटेन का रास्ता काट दूंगा। हालांकि ये युद्ध पूरी तरह सफल नहीं रहा, लेकिन वहां उसने एक चीज जरूर पाई, वो थी शोहरत। फ्रांस में क्रांति के बाद अराजकता फैली हुई थी। लोग थक चुके थे, कभी राजाशाही, कभी आतंक का राज, और कभी डायरेक्टरी। ऐसे में नेपोलियन ने सोचा, यही सही समय है। 9 नवंबर 1799 को उसने तख्ता पलट कर दिया। डायरेक्टरी सरकार गिरा दी गई और नेपोलियन बना फर्स्ट फर्स्ट कॉन्सल ऑफ फ्रांस। असल में वो अब फ्रांस का मालिक था। सन 1808 में पेरिस में नोट्रे डेम कैथेड्रल में एक भव्य समारोह हो रहा था। पोप खुद आए थे नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट बनाने के लिए। लेकिन जब ताज उठाया गया, तो नेपोलियन ने क्या किया? उसने ताज उठाया और खुद अपने सिर पर रख लिया, मानो वो कह रहा हो कि मेरा मुकुट किसी और की देन नहीं, बल्कि ये मेरी अपनी खुद की बनाई हुई जीत है। ये दृश्य पूरे यूरोप के लिए एक संदेश था कि अब फ्रांस का मालिक सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन बोनापार्ट है। नेपोलियन का एक खास मकसद था, एकीकृत यूरोप, जहां उसका कानून और उसी का शासन चले। उसने नेपोलियनिक कोड लागू किया, जो आज भी कई देशों की न्याय प्रणाली की नींव है। उसने शिक्षा, प्रशासन, टैक्स सिस्टम सब में बड़े सुधार किए। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने तलवार से यूरोप जीता। सन 1805 ऑस्टरलिड्स की लड़ाई। यूरोप के दो बड़े साम्राज्य हैं, ये रूस और ऑस्ट्रिया, मिलकर नेपोलियन के खिलाफ खड़े हुए थे। कुल मिलाकर 90,000 सैनिक थे, बनाम नेपोलियन के 68,000 सैनिक। लोगों को लगा कि इस बार नेपोलियन हारेगा, लेकिन उसने एक चाल चली, जानबूझकर अपनी सेना को कमजोर दिखाया, जिसमें दुश्मन फंस गया। और फिर नेपोलियन ने दोनों तरफ से घेरकर हमला बोल दिया। नतीजा,
रूस ऑस्ट्रिया की सेना बुरी तरीके से हार गई। इतिहास में इसे बैटल ऑफ द थ्री एम्परर्स कहा जाता है। नेपोलियन ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि युद्ध का जादूगर है। नेपोलियन ने इटली, ऑस्ट्रिया, स्पेन, पर्शिया सबको हरा दिया था। उसके झंडे पूरे यूरोप में लहराने लगे। उसकी सेना को कहा जाता था द ग्रेट आर्मी। लोग कहते थे कि जहां नेपोलियन की परछाई पड़ जाए वहां सूरज भी ठहर जाए। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। 1808 में नेपोलियन ने स्पेन में अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को राजा बना दिया, लेकिन स्पेनिश जनता ने विद्रोह कर दिया। ये था गोरिल्ला वॉरफेयर। छोटी-छोटी टुकड़ियां अचानक हमला किया और सब गायब। स्पेन ने नेपोलियन की सेना को थका दिया। 1812 नेपोलियन ने रूस पर हमला करने का बड़ा फैसला लिया। वो 6 लाख सैनिकों की सबसे बड़ी सेना लेकर निकला। यूरोप दंग रह गया। ये अब तक की सबसे बड़ी सेना थी। लेकिन रूसियों ने सीधी लड़ाई से बचकर अपनी रणनीति अपनाई। स्क्वारिस्ट अर्थ पॉलिसी, यानी पीछे हटते जाओ, रास्ते में गांव, खेत, खाना सब जला दो। नेपोलियन की सेना भूखी प्यासी रह गई। फिर आई रूस की ठंडी सर्दियां। हजारों सैनिक भूख और बर्फ में मर गए। जब नेपोलियन फ्रांस लौटा तब 6 लाख में से 50,000 ही सैनिक बचे थे। ये उसकी सबसे बड़ी हार थी। यही वो मोड़ था जहां किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। रूस अभियान से लौटकर नेपोलियन टूटा हुआ था, लेकिन यूरोप के बाकी देश अब चुप नहीं बैठे। ब्रिटेन, रूस, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, इन सब ने मिलकर एक गठबंधन बनाया। 1813 में बैटल ऑफ नेशंस लड़ा गया। ये इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी। नेपोलियन ने बहादुरी दिखाई, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत भारी थी और वो हार गया। धीरे धीरे उसका साम्राज्य टूटने लगा, बिखरने लगा। 1814 में उसने सिंहासन छोड़ना पड़ा। उसने उसे भेजा गया एल्बा द्वीप पर। लेकिन क्या नेपोलियन जैसा आदमी हार मान सकता था? नहीं। सिर्फ 10 महीने बाद वो वहां से भाग निकला। समुद्र पार करके फिर फ्रांस लौटा। जैसे ही उसने पेरिस में कदम रखा, जनता पागल हो गई। नेपोलियन वापस आ गया है। उसकी सेना भी, जो उसे रोकने आई थी, उसे देखकर उसकी तरफ हो गई। कहते हैं नेपोलियन ने सिर्फ इतना कहा था कि सैनिकों, क्या तुम अपने सम्राट को गोली मारोगे? और सारे सैनिक उसके गले लग गए। यही थे नेपोलियन, करिश्माई, जादुई। नेपोलियन फिर से सत्ता में आ गया, लेकिन यूरोप ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अब की बार इसे खत्म करना ही होगा। इस बीच सिर्फ 100 दिनों के लिए उसे फिर से फ्रांस का राज्य दिया गया। इसे इतिहास में कहा जाता है द 100 डेज। 18 जून 1815 बेल्जियम का छोटा सा गांव वाटरलू, नेपोलियन का सामना हुआ ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन से और पर्शिया की सेना से। सुबह से लेकर शाम तक युद्ध लगातार चलता रहा। एक भीषण युद्ध चलता रहा। नेपोलियन ने कई चालें चली, लेकिन इस बार किस्मत ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। बारिश से जमीन में दलदल हो गई थी। तोपें ठीक से चल नहीं पा रही थी। दुश्मन ने मोर्चा संभाल लिया। शाम तक नेपोलियन की सेना टूट चुकी थी। उसके जनरल रोते हुए बोले कि हम हार गए। यहीं वाटरलू में नेपोलियन का सपना चकनाचूर हो गया था। यूरोप का सबसे बड़ा सम्राट अब सिर्फ एक कैदी बनकर रह गया था। वाटरलू के बाद नेपोलियन को ब्रिटेनियों ने भेजा सेंट हेलिना द्वीप पर, अटलांटिक महासागर के बीचों बीच, एक वीरान जगह। यहाँ ना भागने का रास्ता था, ना सेना, ना सत्ता, बस एक कैदी और उसके साथ कुछ पहरेदार। नेपोलियन ने यहाँ किताबें पढ़ी, अपने संस्मरण लिखे और दिन रात सोचा कि मैंने क्या गलत किया था। 1821 में 51 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ गया। कहा जाता है कि उसके आखिरी शब्द थे फ्रांस आर्मी जोसेफिन। नेपोलियन हार गया, लेकिन कभी मिटा नहीं। आज भी उसका नाम इतिहास के सबसे बड़े सैन्य जीनियस में लिखा जाता है। उसने नेपोलियनिक कोड दिया, जो आज भी दुनिया के कई देशों के कानून का आधार है। उसने साबित किया कि एक साधारण परिवार से आया इंसान भी इतिहास बदल सकता है। वो आज भी रणनीति और लीडरशिप का सबसे बड़ा उदाहरण है। लोग कहते हैं इतिहास दो तरह के होते हैं, एक वो जो लिखा जाता है और दूसरा जो नेपोलियन ने खुद लिखा था। कल्पना कीजिए, सेंट हेलिना के एक छोटे से कमरे में खिड़की में समंदर को देखते हुए एक थका हारा शख्स बैठा है। वो आदमी जिसने यूरोप की किस्मत बदल दी थी, यूरोप को पूरी तरीके से जीत लिया था, जिसकी तलवार से राजाओं की ताजपोशी और ताजपोशी से राजाओं का पतन हुआ। वो सोच रहा है कि मैं जीता भी अपने लिए नहीं और हारा भी कभी अपने लिए नहीं। मैं तो बस इतिहास का खिलौना था। और सच यही है दोस्तों कि नेपोलियन बोनापार्ट सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक बड़ी कहानी था, जिसे दुनिया हमेशा सुनती रही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए
अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ। धन्यवाद।